हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 2021 का यूपी टेट का पेपर हुआ था, उस यूपी टेट के पेपर में पर्यावरण अध्ययन का याद रखेंगे। प्राइमरी के पर्यावरण अध्ययन के पोर्शन को कवर करेंगे। जो पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन होता है ना, वो 121 से लेकर आप 150 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 के जो प्रश्न होते हैं ना, वह पर्यावरण अध्ययन के होते हैं, अर्थात ईवीएस या इन्वायरमेंट स्टडीज के होते हैं। तो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। 2021 के जो पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी के कैसे प्रश्न बने थे, सभी प्रश्नों को हल सहित हम देखेंगे और देखेंगे कितने आपका कमांड है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं कि WWF से आशय क्या है। याद रखेंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां से हमको देखने को मिलते हैं कि यहां से हम उनके फुल फॉर्म को बताएं। याद रखिएगा ये जो WWF होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा यही आपको बताना है। तो वर्ल्ड वार फंड होता है कि वर्ल्ड वाइड फंड होता है कि वर्ल्ड वाच फंड होता है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है, क्या होता है आपको बता दें। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए काफी अच्छा होगा और काफी चीजों को आप लोग ध्यान से सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूं, जैसे कि आप लोग याद रखेंगे बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछता है एलपीजी का, बहुत ज्यादा फुल फॉर्म आपका यूपी टेट में बन चुका है सीएनजी का, आपका CH4 का, आप लोग याद रखिएगा MIC का, आपका N2O का याद रखेंगे और CFC का, और इसी तरह चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज और याद आ गया CO का। ये सब फुल फॉर्म होते हैं। एक BOD का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा एक कुछ महत्वपूर्ण आपके फुल फॉर्म है जो आप लोग बताइएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछता है, इसका प्रयोग हम लोग घरों में रसोई बनाने में करते हैं। तो जो आपका एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखेंगे सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। एलपीजी का भी आपका यूपी टेट में बन चुका है और जो आपका सीएनजी है इसका भी आपका यूपी टेट में प्रश्न बन चुका है, ठीक है। इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, या इसको हम लोग वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? वाहनी ईंधन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और इसको रसोई ईंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? तो याद रखिएगा रसोई ईंधन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मेथिन बोलते हैं, दलदल वाली स्थानों पर मिलती है। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, याद रखेंगे भोपाल गैस त्रासदी। ये कई बार बना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है, याद रखेंगे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और आपको बता दें अपार जनधन की हानि हुई थी। कब हुआ था? प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में बन चुका है कि जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव आपका भोपाल में हुआ था। याद रखेंगे तो कब हुआ था? 2 तारीख की रात्रि को, मतलब इसको 2-3 दिसंबर 1984 हम लोग याद रखते हैं। इसी दिन हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जहरीली गैस होती है, इसका रिसाव हुआ था और अपार जनधन की हानि हुई थी। याद रखेंगे। N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। CFC को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। ये जो CO होती है ना, ये वाहन के साइलेंसर से निकलती है, जहरीली या विषैली गैस के नाम से जानी जाती है। और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये BOD का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछता है, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो BOD होता है ना, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? जल की शुद्धता की पहचान करते हैं। याद रखेंगे जल की शुद्धता की जांच हम करते हैं। याद रखेंगे जल की शुद्धता की जांच हम किस माध्यम से करते हैं? तो BOD के माध्यम से करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यहाँ पे फूलों की घाटी अवस्थित है। याद रखिएगा फूलों की घाटी या एक अभ्यारण्य का दर्जा इसे प्राप्त है फूलों की घाटी को, और ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में आपका ये फूलों की घाटी है कि जम्मू कश्मीर में है कि उत्तराखंड में है
कि आपका सिक्किम में, आपको बताना है दोस्तों। और आपको मैंने एक बार नहीं कई कई बार बता चुका हूं कि याद रखेंगे जो फूलों की घाटी है ना दोस्तों, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का यह एक अभ्यारण्य है, ये बात आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं, जैसे फूलों की घाटी हो गया, इसके बाद आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कई बार आपका कुछ बन चुका है प्रश्न है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया। इसके बाद फूलों की घाटी हो गया। इसके बाद आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। फिर इसके बाद इसी तरह आपसे प्रश्न बना है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है कि जर्मनी से लिया गया है कि यूएसएसआर से कि आपका यूएसए से लिया गया है, याद रखेंगे। सोवियत संघ, याद रखेंगे पूर्व सोवियत संघ, याद रखेंगे रूस यूएसएआर से लिया गया है, याद रखेंगे यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक और याद रखेगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तुरंत बताइएगा, ये आपके उत्तराखंड में है। यहाँ पे अब हम लोग 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन का कार्य करती है, याद रखेंगे। भारत में प्रदूषण मापन का कार्य कौन सी एजेंसी करती है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन को देखेगा, यहाँ पे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम करती है कि आपका ग्रीन डेप्टी ट्रिब्यूनल काम करती है कि सर्वे ऑफ इंडिया का एक कार्य है कि केंद्रीय जल आयोग का कार्य करती है। आपको बता दें कि भारत में जो एजेंसी का नाम बताना है कि जो कि क्या करती है दोस्तों, याद रखेंगे प्रदूषण के मापन का कार्य करती है, तो उसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसका कार्यालय एक बार बना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे नई दिल्ली है। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीसीबी बोलते हैं, याद रखेंगे सीपीसीबी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसका कार्यालय है दिल्ली में। और यही कार्य करती है किसका दोस्तों, तो याद रखेंगे प्रदूषण मापन का कार्य करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 124 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, याद रखेगा 124 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका हवाई में है कि आपका सिसिली में है कि आपका राकीज में है कि आपका एंडीज में, कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो आपका कोटोपॉक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखेंगे ये आपका दक्षिण अमेरिका के एंडीज में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज में, याद रखेंगे। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो आपका एंडीज है ना, याद रखेंगे यहीं पे कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एंडीज है ना वह दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, यह दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखेंगे एंडीज क्या है, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। याद रखेंगे जो तिब्बत में जिस नदी को सांगपो बोलते हैं ना, उस नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग यमुना बोलते हैं कि गंगा बोलते हैं कि सिंधु बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही आपको बताना है। तो जो आपका तिब्बत की सांगपो नदी है ना दोस्तों, याद रखेंगे उसको भारत में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और भारत में कहाँ ये प्रवेश करती है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप तुरंत बताइएगा कि यह भारत में आपका बांग्लादेश में, सॉरी यहाँ पे याद रखेंगे जो ये भारत में कहां से, अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे दोस्तों, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इससे बहते हुए बांग्लादेश में जाती है, याद रखेंगे। और बांग्लादेश से इसका जो पतन होता है वो बंगाल की खाड़ी में हो जाता है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से हम जानते हैं तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 126 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 126 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है ये आपको बताना है। सुरमा घाटी में, ऑप्शन आपके सामने है कि जो आपकी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपका सुरमा घाटी में कि आपका फूलों की घाटी में कि आपका दोरांग घाटी में कि आपका शांत घाटी में,
याद रखिएगा, आप हमको बताइएगा। याद रखिएगा, जो आपकी सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक जैव विविधता आपको शांत घाटी में देखने को मिलती है। शांत घाटी कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे, प्रश्न ये बन चुका है। तो शांत घाटी आपके केरल में है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिल चुका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। शांत घाटी को ही साइलेंट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं, बात को आप लोग याद रखेंगे। शांत घाटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों, केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये बन चुका है कि जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका केरल राज्य में है, इस बात को आप लोग याद रखेगा। साइलेंट वैली पूछे या शांत घाटी पूछे तो ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपका केरल में है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, 127 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 127 नंबर प्रश्न दोस्तों, यह जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला है काफी महत्वपूर्ण है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और जितने भी आपके जानने में ऐसे लोग हैं जो कि यूपी टेट की तैयारी करते हैं, उनके तक ये वीडियो पहुंचाकर हमारी और उनकी दोनों लोगों की मदद कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे 127 नंबर प्रश्न की। देखिए, जो आज का मैं प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने पेश किया हूं दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं मैंने बदलाव किया है, हूबहू मैंने टाइप भी नहीं कराया प्रश्न को, हूबहू वही प्रश्न की पीडीएफ आपके सामने रखा जो कि 2021 में बच्चों ने पढ़ा होगा, लोगों ने पेपर के सामने अपने आप को पेश किया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य, असत्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, गलत है, ये बताना है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको रसोई ईंधन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, उच्च ऊष्मीय मान होता है, तो बात सही है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी बात सही है। मिथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, ये भी बात सही है, याद रखिएगा। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, असत्य चीजें यही है, और जब ये असत्य है तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि क्या आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे। जो एलपीजी गैस होती है ना, याद रखेंगे, जो एलपीजी गैस होती है ना, या प्रोपेन, याद रखिएगा, प्रोपेन और प्लस के ब्यूटेन का मिश्रण होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होती है। और याद रखेंगे ये बिल्कुल गलत है कि मीथेन ये उत्सर्जन करती है, बिल्कुल नहीं करती है। आप लोग देखते हैं घरों में जब हम खाना आदि बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वहां से मीथेन जैसी चीजें नहीं निकलते, उच्च ऊष्मीयमान होता है, बिल्कुल होता है। स्वच्छ ईंधन है तो बिल्कुल है दोस्तों, नीले ज्वाला के साथ जलती है, बिल्कुल राइट बात है, जलती है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पे अब हम बात करेंगे 128 नंबर प्रश्न की। और 128 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, याद रखेंगे, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है ना दोस्तों, याद रखेंगे इसके घटक क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी चीजें आ जाते हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे आपके निर्जीव हो, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं वह एक तंत्र में जुड़े होते हैं, और उन्हीं को हम लोग प्यारे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे ये ऑप्शन आपके सामने है कि जैविक तथा अजैविक पदार्थ को आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, कि आप पौधे तथा जंतुओं को बोलेंगे, कि आप लोग उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को बोलेंगे, कि आप लोग उत्पादक व उपभोक्ता को बोलेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर को दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे देखिएगा, ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग जैविक घटक बोलते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग जैविक घटक का नाम देते हैं। ये तो बात पुरानी हो गई या ये बात महत्वपूर्ण हो गई, इसको आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आपको मुझे ऑप्शन से बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक भी होते हैं, आपके अजैविक भी होते हैं। याद रखेंगे, जैविक और अजैविक घटक मिलाकर या पदार्थ मिलाकर आपके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपके सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी क्या मिलकर बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, बात याद रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द की सर्वप्रथम खोज किसने किया था या प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले साहब किए थे। ये भी प्रश्न इसी में शायद बना भी है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि मकर रेखा है, याद रखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। मैंने सभी रेखाओं को आपको बता दिया है और आगे भी बताऊंगा, लेकिन आज केवल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम कवर करें। यहाँ पे कहा है कि मकर रेखा किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री। किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री। किसको, तो याद रखेंगे दक्षिणी को। किसको दोस्तों, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और दक्षिणी को क्या बोलते हैं दोस्तों, साउथ बोलते हैं। तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा प्यारे, याद रखिएगा, इसको कर्क रेखा बोलेंगे। ये आपका बिल्कुल ए वाला भी ध्यान रखिएगा और प्यारे ए वाला भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 130 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे प्यारे। धीरे धीरे श्रृंखला आगे बढ़ रही है। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल हमारा एक छोटा सा निवेदन आपसे होता है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए ना करिए बात बनेगी, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि यहाँ से चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। आगे देखते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये प्रश्न आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं, इस चीज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो याद रखेंगे डॉक्टर एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। कब दोस्तों, तो 1935 ईस्वी में। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि यहाँ पे प्रश्न आपका 131 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। याद रखेंगे दक्षिणी तारे को ध्रुव तारा बोलते हैं, कि आपका उत्तरी तारे को, कि पश्चिमी तारे को, कि पूर्वी तारे को। याद रखेंगे जो ध्रुव तारा होता है ना, बिल्कुल आप लोग निचली कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। एनसीईआरटी में काफी चीजें भर भर के मिलती हैं कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं, तो उत्तरी तारे को। किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे उत्तरी तारे को ध्रुव तारा का नाम देते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं 132 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 132 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। याद रखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब, 1973 में, 1972 में, 1985 में, 1981 में, आपको बताना है। तो याद रखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो याद रखेंगे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत या प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 133 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा। ए है मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में। कहां पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखेंगे ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ये बात को याद रखेंगे। और यहीं पे आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सत जो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे ना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों 134 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। और 134 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 1916 में हुआ था। किन दो के मध्य हुआ था, यही आपको बताना है। तो जो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था ना, वो किन दो लोगों के मध्य हुआ था, आपका हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ था, कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, कि नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था, कि ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य हुआ था। आपको यही बताना है और बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो यह हुआ था कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य, याद रखेंगे 1916 में क्या दोस्तों, लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 135 नंबर प्रश्न की। 135 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। तो जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है ना, वो कहाँ पे है? गुजरात में है, क्या आपका राजस्थान में है, कि बिहार में है, कि मध्य प्रदेश में है? मैं आपको बता चुका हूं, एक बार नहीं दो तीन बार बहुत सी चीजें मैंने बताया है। और ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य या आपका एक गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ये कई बार बन चुका है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, या अभ्यारण्य कहाँ है। आपको बताना है कि ये भी आपका गुजरात में ही है, और जंगली गधों का अभ्यारण्य भी कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात राज्य में ही है। आपसे प्रश्न घुमा के बनता है, एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। यह अभ्यारण्य काफी प्रसिद्ध है, किसके लिए दोस्तों? तो एशियाई शेरों के लिए। और जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। दोनों चीज आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 136 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। 136 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र में, याद रखेंगे, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में, याद रखेंगे, खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। याद रखेंगे, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता का बात कहा है, और कहां पे दोस्तों? तो घास भूमि क्षेत्र के, याद रखेंगे। यहाँ पे कहा है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में, मतलब खाने वाले की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो याद रखेंगे, मांसाहारी होगा कि शाकाहारी होगा, कि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होगा, कि आपका जीवाणु होगा, जीवाणु नहीं होगा। ये घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र का खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता है लेकिन सबसे उच्च स्तर का खाद्य घास भूमि क्षेत्र का नहीं है, याद रखेंगे। शाकाहारी तो बिल्कुल नहीं होगा, याद रखेंगे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे उच्च पूछा है, याद रखेंगे, सबसे उच्च पूछा है। तो आप लोग मांसाहारी के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 137 नंबर प्रश्न की। और हर साल यहाँ से प्रश्न बने हैं, जो कि आपके वायुमंडल की लेयर है। और आपको पता है कि पृथ्वी से ऊपर जो कितने वायुमंडल की लेयरों को विभक्त किया गया है, तो मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है। आपको पता है, नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जाते हैं तो आपका समताप मंडल, उसके ऊपर जाते हैं तो आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और उसके बाद आपका वायुमंडल। ठीक है। इसी क्रम में एक प्रश्न आपसे पूछ दिया है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर, याद रखेंगे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मतलब कि सबसे निचला जो स्तर है ना वायुमंडल का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपको पता है कि सबसे नीचे जो है ना, इसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है, याद रखेंगे। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें मौसम संबंधित घटनाएं, जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का बारिश होना, कुहेसा पड़ना, ये सभी याद रखेंगे कहाँ होता है? तो आपका क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। समताप मंडल की हम बात करें तो समताप मंडल जो होता है क्षोभ मंडल से ऊपर की परत होती है। और याद रखेंगे, इसी में आपका क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, जो समताप मंडल होता है ना, इसी में आपकी एक परत पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों ओजोन परत। और प्रश्न बनता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और प्रश्न ये भी बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो कई बार बन चुका है, ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे, जो ओजोन परत है, याद रखेंगे, या किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो याद रखेंगे, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न यही बन जाता है कि जो ओजोन परत है किस मंडल का हिस्सा है? तो ओजोन परत जो है, याद रखेंगे, जो आपका ओजोन परत है ना दोस्तों, ये आपके समताप मंडल का हिस्सा है। रेडियो तरंगे कहाँ चलती है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो रेडियो तरंगे होती है ना प्यारे, रेडियो तरंगे आपके आयन मंडल में चलती है। और याद रखेंगे, जो आपका ये मध्य मंडल है ना,
याद रखेंगे। इसको ठंडी परत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो इसको ठंडी परत के नाम से जानते हैं। और जो आपका उल्का पिंड होता है ना, उल्का पिंड यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं दोस्तों? जल के नष्ट हो जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जल के क्या हो जाते हैं प्यारे? नष्ट हो जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 138 नंबर प्रश्न की। 138 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, याद रखेंगे, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम आपका 11 दिसंबर सन 2002 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं प्रश्न, आप लोग देखिएगा। मैं आपको बता दूं यूपी टेक में ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि चाहे वह किसी के हों, मैथ के हों, चाहे आपके हिंदी के हों, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जो भी हो, तो आप लोग देखेगा इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि हर साल, मतलब कि 2 साल पे, 3 साल पे, मतलब एक परीक्षा के 2-3 बार की परीक्षाओं के बाद लगभग आपको हर हर पोर्शन में 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे ना कि जो आपके क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या होंगे दोस्तों? तो बार बार वो लोग प्रश्न आपके रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरह चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह प्रश्न आपको पता ही हो गया कि इसका प्रश्न नंबर 3 आपका बिल्कुल सही था। और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। अब देखिए कृषि की बात किया है और कौन सी कृषि होती है ना कि जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। अब देखिएगा, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, यहाँ पे शिफ्टिंग खेती, यहाँ पे जैविक खेती, यहाँ पे अधिक उपज वाली किस्म की खेती। हमको क्या बताना है? हमको तो ये बताना है ना कि कौन कृषि होगी जो पर्यावरण के संरक्षण में सहायता प्रदान करेगी, मतलब कि उस कृषि को करने में पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, प्रत्येक कृषि को देखूं ना देखूं उससे पहले एक चीज मुझे मिलती है, मैं पढ़ा भी हूं, जो जैविक खेती होती है ना, जैविक खेती में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो जब हम कीटनाशक आदि रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह जो खेती होती है ना, यह पर्यावरण की दृष्टि से काफी 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 सहायता, पर्यावरण को संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 140 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। जो आपका एसिड रेन है ना दोस्तों, याद रखेंगे एसिड रेन ये होती क्या है? याद रखेंगे अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, आपका याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कि आपका बोरिक अम्ल से, कि आपका एसिटिक एसिड से। किससे है दोस्तों? आप लोग बार बार पढ़ते आए हैं कि जो अम्लीय वर्षा होती है ना वह किसके अधिकता से होती है या उसमें क्या घुला मिला रहता है? तो उसमें घुला मिला रहता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अम्लीय वर्षा होती है उसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं और इसकी पहचान हम लोग पीएच से करते हैं। ये पीएच पैमाना होता है जो कि मापने का पैमाना होता है कि जो आपका अम्लीय वर्षा है। तो याद रखेंगे, जब आप लोग देखे होंगे कि पीएच पैमाना देने वाले वैज्ञानिक का नाम सॉरेनसन था। उन्होंने एक बिंदु बताया था और बताया था कि इसके नीचे आइएगा और इस बिंदु से इधर जाइएगा। इस बिंदु को उन्होंने क्या माना था? यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने इसको 7 माना था और उन्होंने बताया था 7, 6, यहाँ पे 5, मतलब इधर आइए, 7, 8, 9, 10 इधर जाइए। ठीक है, उनका कहना था कि 7 जो है ना ये उदासीन होता है और इसे जिसका पीएच मान 6 होगा वो अम्लीय होगा, 5 होगा अम्लीय होगा, 6.9 होगा ये भी अम्लीय होगा और यहाँ पे 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा। इसी क्रम में हम लोग इसकी पहचान करते हैं। तो अम्लीय वर्षा संबंधित होता है सल्फ्यूरिक एसिड से और इसका अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.2 से कम होता है या कहीं कहीं पे इसका पीएच मान 4.2 से 4.4 रखा जाता है या कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यह अम्लीय वर्षा होती है और यह जब शरीर पे पड़ती है तो स्क्रीन कैंसर संबंधी समस्याओं को दिलाती है। तो अम्लीय वर्षा हमारे लिए क्या है दोस्तों? हानिकारक होती है। बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे 141 नंबर प्रश्न की। तो 141 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। जो कार्बन डेटिंग होता है ना, सबसे पहले मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि कार्बन डेटिंग होता क्या है एक्चुअली में। तो जो कार्बन डेटिंग होता है ना, कार्बन डेटिंग से हम पहचान करते हैं, और किस चीज की पहचान करते हैं, तो जो प्राचीन समय की जो भी वस्तुएं हैं उसके आयु का मापन करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में, बिल्कुल सही बात है। चट्टानों की शक्ति मापन में, इनमें से सभी, श्वेत पटल पर लिखने के कार्बन का प्रयोग, नहीं नहीं, जो बिल्कुल सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 1 है। क्योंकि हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं कि जो कोई भी, जैसे कोई भी पहाड़ है या कोई भी सामग्री है, कोई भी वस्तु है, तो उसके आयु का मापन लगाते हैं कि कितने वर्ष पुरानी है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 142 नंबर की हम बात करते हैं। 142 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने, याद रखेंगे, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? अपना राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ये भी बात आप लोगों को याद होगा। और चलिए, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को, 21 मई 1949 को। आपको बता दें कि जब संविधान सभा द्वारा, याद रखेंगे, जब संविधान को अंगीकृत किया गया, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1949 को, याद रखेंगे 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया गया था। लेकिन आपका 26 जनवरी 1950 को आपका जो भारत है ना, यह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बना, संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। इससे 2 दिन पहले, कब दोस्तों? 2 दिन पहले आपका 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। क्या था दोस्तों? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जनगण मन अधिनायक जय, जो 52 सेकंड में गाया जाता है, जिसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ और अपना देश लोकतांत्रिक देश के रूप में गिने जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन है क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो जो आपका बायोमैग्निफिकेशन होता है ना, वह आपका जीव के आकार में वृद्धि होता है, कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता होता है, कि आपका इनमें से सभी होता है, कि आपका कंप्यूटर के द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि होती है। बायोमैग्निफिकेशन का इसका मतलब नहीं होता है। जब इसका मतलब नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से सभी वाला तो खत्म ही हो जाएगा। अब देखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन जीव के आकार में वृद्धि नहीं होती है। याद रखेंगे, जो बायोमैग्निफिकेशन होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, जो आपका बायोमैग्निफिकेशन होता है ना, एक प्रकार की वो होता है ना कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता होती है ना, इसकी पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 144 नंबर की हम बात करते हैं। 144 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? याद रखेंगे, अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है मतलब क्यों, क्या होगा? वो जैविक घटक होगा। अजैविक घटक नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? जैविक घटक होगा। और आपको मैंने बहुत बार बताया कि जैविक घटक क्या होता है? जिसमें जीवन पाया जाता है, और जिसमें जीवन पाया जाता है उसमें क्या होगा? श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन जैसी प्रोसेस या क्रियाएं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो याद रखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? मतलब कि जैविक घटक है मृदा। मृदा क्या है? अजैविक घटक है। फास्फोरस, ये भी आपका अजैविक घटक है। यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन, ये भी आपका अजैविक घटक है। आपका कवक जो है ना, याद रखेंगे, अजैविक घटक नहीं है। ये क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ये आपका जैविक घटक है। और जब ये जैविक घटक है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि पूछा है कि अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक यही आपका नहीं है, क्योंकि ये जैविक घटक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 145 नंबर प्रश्न की। 145 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो जो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है ना,
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ना वो आपका सिडनी में है, कि न्यूयॉर्क में है, कि नागासाकी में है, कि एम्स्टर्डम में है, कहाँ पे है दोस्तों ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो नीदरलैंड की राजधानी है ना वहीं पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड की एक राजधानी है, क्या है दोस्तों? नीदरलैंड की राजधानी। जो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। और यहीं पे आपका है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 146 नंबर प्रश्न की। 146 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो याद रखेंगे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पे होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो सर्वाधिक होता है वह आपका मध्य प्रदेश में होता है, कि आपका उत्तर प्रदेश में, कि पश्चिम बंगाल में, कि आपका बिहार में, कहां पे होता है? तो याद रखिएगा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको पश्चिम बंगाल हो गया ना, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में ही जलकुंभी जो होती है वह आतंक फैलाते हैं। याद रखेंगे मच्छरों का घर जलकुंभी को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में ही ये समस्या देखने को मिलती है। एक प्रश्न ऐसा बन चुका है आपका यूपी टेट में। आगे देखते हैं 147 नंबर की हम बात करते हैं। 147 नंबर प्रश्न यह कह रहा है दोस्तों, याद रखेंगे भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि उच्च उच्च तुंगता प्रभाव है इनका, निम्न ताप प्रभाव है, कि आपका दाब प्रभाव है, कि रेन शैडो प्रभाव है। ऑप्शन प्रश्न को देखिएगा कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि आपको बता दूं इसका मुख्य कारण यही है कि रेन शैडो प्रभाव। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रेन शैडो प्रभाव होता क्या है मैं आपको बता दूं, देखिएगा जो आपकी नम वायु होती है या नम जो हवा होती है जब वह बहती है तो पहाड़ों से टकराती है, और पहाड़ों से टकराने के बाद एक दिशा में, याद रखिएगा मैं एक शब्द बोल रहा हूं, एक दिशा में भारी वर्षा कराती है और दूसरी दिशा में क्या होती है दोस्तों, सूखा कराती है या रेगिस्तान में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेन शैडो प्रभाव। और रेन शैडो प्रभाव क्या होता है, भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन को शुष्क बनाती है और उसके विपरीत दिशा में क्या करती है दोस्तों, उसके विपरीत दिशा में वर्षा कराती है। और इसका मुख्य कारण रेन शैडो प्रभाव होता है, और रेन शैडो प्रभाव यही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 148 नंबर की हम बात करते हैं। 148 नंबर प्रश्न ये आपका कह रहा है कि वन्य जीव, याद रखिएगा बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखेंगे वनों एवं जीवों को दोनों को, याद रखिएगा मैं आपको बता दूं तो वन एवं वन में निवास करने वाले जीव दोनों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और कब लाया गया, तो 1972 में लाया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे वन में निवास करने वाले जीव एवं वन दोनों को सुरक्षा प्रदान की दृष्टि से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लाया गया, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आज की वीडियो का अंतिम पड़ाव में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 149 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, और उससे पहले एक बार मेरा आपसे पुनः निवेदन होगा कि अगर आप लोग प्यारे अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों तक वीडियो शेयर करके उनकी साथ साथ हमारी भी मदद कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं, तो उसको हम लोग सूर्यताप बोलते हैं, तो उष्मा बजट बोलते हैं, कि सौर स्थिरांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे
जब आप लोग देखेंगे वायुमंडल, याद रखेंगे वायुमंडल की बाहरी सतह पर सूर्य की प्रकाश किरणें एकांक क्षेत्रफल पर एकांक सेकंड में, याद रखेंगे 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल पर जो प्राप्त होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, सौर स्थिरांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज की वीडियो का 150 नंबर प्रश्न, मतलब कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। याद रखेंगे किस देश के संविधान से, याद रखिएगा किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। आपको पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पहली बात। और याद रखेंगे भारत के संविधान को तमाम लोगों ने तरह तरह का नाम दिया। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान को अलग अलग देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीजों को एकत्र करके बनाया गया है। और साथ में याद रखेंगे एक प्रश्न आपका कई बार बनता है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। आप बताइएगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना दोस्तों, ये कहां से लिया गया है, तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे जो आपका नीति निर्देशक तत्व होता है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रोसेस है, याद रखेंगे संविधान संशोधन, याद रखेंगे जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है, ये प्रश्न आपका बन चुका है। इसको हम लोग लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहां से दोस्तों, तो याद रखेंगे संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है उसको हम लोग लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। निर्दित नीति निर्देशक तत्व को हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और याद रखेंगे मूल अधिकार, याद रखेंगे मूल अधिकार को कहां से लिया गया है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूं। मूल अधिकार, मूल अधिकार को हम लोग लिए हैं कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखेंगे दोस्तों 150 प्रश्न की ये जो श्रृंखला हुई वह बिल्कुल खत्म हो गई। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।